नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात 22 के दंगल में दल बदल के खेले की, इसे बगावत उससे मेले की, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है दल बदलने का खेल तेज होता जा रहा है। नेता शुभ मुहूर्त देखकर एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने लगे हैं। वहीं राजनीतिक दल सेंधमारी कर दूसरे दल अपना खेल बनाने, दूसरे का बिगाड़ने में लग गए हैं, क्योंकि सेंधमारी की लड़ाई में अब एक बड़ा झटका भाजपा ने समाजवादी पार्टी को दिया है। सपा के विधायक सुभाष पासी ने भाजपा का दामन थाम लिया है, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या दल बदल का ये खेल चुनाव जिता पाएगा। यूपी में दल बदलने का खेल जारी, भाजपा की सपा में सेंधमारी। सपा विधायक सुभाष पासी अब भाजपा पर राजदी। गरीब जनता का, दलित समुदाय का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके प्रति मैं प्रेरित होकर के मैं इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। चुनाव से पहले अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। यूपी की चुनावी जंग में शहमात का खेल लगातार जारी है। जहां राजनीतिक दल दूसरे दलों में सेंधमारी कर रहे हैं, वहीं नेता एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जगह तलाश रहे हैं। और अब इस लिस्ट में सपा विधायक सुभाष पासी का नाम भी शामिल हो गया है। सुभाष पासी अपनी पत्नी के साथ सपा का साथ छोड़कर भाजपा में चले गए हैं। खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। गरीब जनता का, दलित समुदाय का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके प्रति मैं प्रेरित होकर के मैं इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। मेरे पिताजी की हत्या हो गई, मेरे भाई की हत्या हो गई, आज हत्यारे घूम रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा मैंने बहुत सी की, कोई सुनवाई नहीं। और ख़ास करके मेरे समाज के लोगों के लिए मैं इस दल में आया हूं, ताकि सरकार की योजना प्रदेश से, देश से, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, और मैं चाहूंगा कि मेरे समाज को मैं आगे बढ़ा। मेरी पहचान को आप खत्म करना चाहते हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, आप जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करेंगे, जिन्ना की तुलना भारत माता से करेंगे। आपकी पुरानी परंपरा है भारत माता के डाइन खाने वाले लोगों को जीवन भर सम्मान देने का, आपने आजम खान को किया है। आप देश की पहचान को खत्म करने चाहते हैं। भाजपा सुभाष पासी के आने को एक बड़ी जीत के रूप में देख रही है, क्योंकि गाजीपुर की सैदपुर सीट ऐसी है जहां से 1996 के बाद से भाजपा का कमल नहीं खिला। पिछले 4 चुनावों की बात करें तो 2 बार सपा और 2 बार बसपा यहां से जीतती रही है। 1996 में भाजपा के महेंद्र नाथ पांडे यहां से जीते थे और उसके बाद से ये सीट भाजपा से दूर रही। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन इसके बाद भी ये सीट भाजपा को नहीं मिल पाई। सपा के टिकट पर चुनाव लड़े सुभाष पासी ने भाजपा के विद्यासागर सोनकर को करीब 9000 वोट से हरा दिया था। लेकिन 2022 की जंग की तैयारी से पहले भाजपा ने अब सपा के कद्दावर सिपाही को अपने दल में मिला लिया है। यही वजह है कि सुभाष पासी का भाजपा में आना सपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि सुभाष पासी अकेले भाजपा में नहीं गए हैं, अपनी पत्नी को भी ले गए हैं, जिन्हें हाल ही में सपा ने महिला सभा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया था। सुभाष पासी का भाजपा के साथ जाना निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। सुभाष पासी लगातार 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने, वो भी ऐसी सीट से जहां पर पिछले कई सालों से भाजपा का खाता तक नहीं खुला है। इसमें एक बार वो 2017 में विधायक बने। 2017 यानी वो साल जबकि पूरे प्रदेश में कह सकते हैं भाजपा की आंधी थी और भाजपा बड़ी सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार में आई। वैसे सुभाष पासी सपा को झटका दे सकते हैं, इसका अंदाजा कहीं न कहीं सपा को भी हो चुका था, क्योंकि कुछ दिन पहले सुभाष पासी ने गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात की थी। यही वजह है कि सुभाष पासी को सपा ने निष्कासित कर दिया था। लेकिन सुभाष पासी का जाना अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है, जिसका नुकसान 2022 के चुनाव में हो सकता है। ऐसे लोगों का भी अपमान करने का काम करते हैं
कि जिस व्यक्ति को उन्होंने महान बताया, सरदार पटेल से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से तुलना किया, जो जिन्ना मुस्लिम लीग का नेता था और देश के बंटवारे का नींव रखा था, जिसके कारण देश का बंटवारा हुआ, उस जिन्ना को आप महान बताते हैं। मैं समझ में नहीं आता है कि सपा मुखिया इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं और किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। मैं सुभाष भाई को हृदय से स्वागत करता हूं। आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसा कृतित्व, आप जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होगी। वैसे भाजपा और सपा में छेड़ी सेंधमारी की ये लड़ाई एक की बराबरी पर पहुंच गई है, क्योंकि हाल ही में भाजपा विधायक राकेश राठौर ने सपा का दामन थामा था। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। रही बात सेंधमारी की, तो ये चुनावी मौसम की शुरुआत है। आने वाले वक्त में ये खेल खुलकर खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। चुनावी मौसम में दल बदल का खेल आपने देखा। अब आपको गठबंधन के उस हथियार के बारे में बताते हैं जिसको राजनीतिक दल यूपी में जमकर आजमा रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या गठबंधन सत्ता पाने का सबसे मजबूत तरीका है, क्योंकि यूपी में गठबंधन का इतिहास कभी मीठा तो कभी कड़वा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में गठबंधन का हथियार सियासत धुआं था। 2022 की लड़ाई, राजनीतिक दलों की चढ़ाई। क्या गठबंधन और सेंधमारी से मिलेगी यूपी की सत्ता? देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने के लिए गठबंधन और सेंधमारी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, गठबंधन के ऐलान की रफ्तार तेज होती जा रही है। और इस रेस में अगर कोई सबसे ज्यादा आगे है तो वो है अखिलेश यादव, जिन्होंने गठबंधन करने में सबको पीछे छोड़ दिया है। 27 अक्टूबर को सपा ने सबसे बड़ा ऐलान सुभाषपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का किया था। इस मैदान में और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। और इस बात को हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा जानते होंगे। जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है? इससे पहले सपा महान दल और जनवादी पार्टी जैसे छोटे दलों से भी हाथ मिला चुकी थी, जबकि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की खेती काटने के लिए उसका एक गठबंधन रालोद के साथ तय माना जा रहा है। पिछला चुनाव भी उन्हीं के साथ लड़े थे और हमारी बातचीत जारी है। कुछ सीटों का बंटवारा हुआ, बस सीटों की बंटवारे भी बात हो रही है। बाकी कांग्रेस मेल है, अच्छे रिश्ते हैं और आगे भी कायम रहे। भाजपा भी गठबंधन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ उसका गठबंधन एकदम सेट है। दरअसल अखिलेश जिस गठबंधन की रणनीति पर काम कर रहे हैं वो भाजपा की ही रणनीति का हिस्सा है, जिसके सहारे 2017 में भाजपा ने 325 के विशाल लक्ष्य को हासिल किया था। लेकिन गठबंधन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में कांग्रेस और बसपा पिछड़ती हुई नजर आती है। मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा से हाथ मिलाया था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये गठबंधन कुछ दिनों में टूट गया। इस बार मायावती ब्राह्मणों को साधते हुए 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अकेले चुनाव लड़ रही मायावती के लिए ब्राह्मण शंख बजाएंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को, जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। वहीं इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस के लिए है, जो पिछले 3 दशक से हाशिए पर है। लेकिन इस बार प्रियंका के दम पर कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश में है। प्रियंका खोए हुए जनाधार की भरपाई महिला कार्ड के जरिए पूरा करने की कोशिश कर रही हैं।
लेकिन प्रियंका को यूपी में सच में कुछ बड़ा करना है तो गठबंधन को भी हथियार बनाना होगा, क्योंकि सपा और भाजपा सेंधमारी को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि चुनावी अग्नि परीक्षा में ये राजनीतिक दल बदल कर आए नेताओं पर दांव चलेंगे या फिर अपने उन नेताओं पर दांव लगाएंगे जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े, पार्टी के लिए खून पसीना बहाते रहे हैं। चुनावी मौसम में जोड़ तोड़ की राजनीति भी तेज हो गई है। सियासी दल एक दूसरे के यहाँ सेंधमारी करने में लगे हुए हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस, बसपा, भाजपा सभी दलों में सेंधमारी की, उनके विधायकों को तोड़ा और अब भाजपा ने समाजवादी पार्टी के खेमे में सेंधमारी करते हुए उनके एक विधायक को अपने यहाँ शामिल किया है। ऐसा लगता है कि इन सियासी दलों को अपने यहाँ से ज्यादा दूसरे दलों के नेताओं पर भरोसा है। वैसे ये संकट सबसे ज्यादा किसी के सामने होगा तो वो सपा और भाजपा ही होंगे, क्योंकि जहां भाजपा अपने नॉन परफॉर्मिंग विधायकों के टिकट काटने पर विचार कर रही है, वहीं सपा ने इतने छोटे दलों से गठबंधन कर लिया है कि अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी पूरी तरीके से पक्का सामने नहीं आया है। ऐसे में सपा के अपने हिस्से में क्या आएगा और गठबंधन के हथियार को कौन कितना बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा, ये वक्त बताएगा। शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बात यूपी में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मॉडल की, क्योंकि यूपी में प्रियंका अपनी 8 प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ को अपना आधार बना रही हैं। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर अपने हर एक वादे को पूरा किया, ठीक वैसे ही यूपी में सरकार बनने पर हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। एक तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल ये दिखाने का तरीका है कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो हवाई नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या यूपी में कांग्रेस का ये मॉडल काम कर पाएगा? प्रियंका का छत्तीसगढ़ प्लान क्या यूपी में करेगा काम? कांग्रेस के भूपेश बघेल यूपी में किसका करेंगे खेल? 32 साल से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस की नजर लखनऊ की गद्दी पर है। प्रियंका गांधी ने यूपी फतह के लिए 8 प्रतिज्ञा ली है। अब ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी होंगी, इसके लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ मॉडल को अपना हथियार बनाया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने गुजरात मॉडल को देश के सामने रखा था। और अब प्रियंका ठीक उसी अंदाज में छत्तीसगढ़ का नाम लेकर जनता को विश्वास दिला रही हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने पर फौरन सारे वादे पूरे किए गए, ठीक उसी तरह यूपी में सरकार बनते ही हर एक प्रतिज्ञा को पूरा किया जाएगा। आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है, क्यों नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। सिर्फ छत्तीसगढ़ मॉडल ही नहीं, बल्कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के चेहरे को भी यूपी में भुनाने की तैयारी में है। गोरखपुर की जनसभा के दौरान जगह जगह भूपेश बघेल के जो होर्डिंग लगे थे, उनमें से किसी पर उन्हें कुर्मी नेता तो किसी में ओबीसी की आवाज के रूप में बताया गया। यानी उनके चेहरे पर यहाँ पिछड़े वर्ग, खास तौर से कुर्मियों को साधने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो कांग्रेस का मॉडल है। कांग्रेस पार्टी का वो मॉडल है जो चुनाव के पहले घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने बताया था कि हमारा ये वादा है और उसे हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने उसे पूरा करके दिखाया है। कांग्रेस पार्टी बताना चाहती है उत्तर प्रदेश में भी उस मॉडल को हम लागू करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करके दिखाती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या यूपी में छत्तीसगढ़ मॉडल काम करेगा, क्योंकि दोनों ही राज्यों की भौगोलिक और सामरिक परिस्थितियां एकदम अलग हैं और यूपी की आबादी छत्तीसगढ़ के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। वहीं भाजपा 70 साल बनाम 7 साल वाले बयान को लेकर प्रियंका पर हमलावर है। मुझे लगता है कि कांग्रेस
उत्तर प्रदेश में लुप्त हो चुकी है। नौजवान तबका, आपकी उम्र के लोग और भी नौजवान साथी हमारे, वो जानते भी नहीं कि कांग्रेस किस चिड़िया का नाम है उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रियंका वाड्रा जी, अभी वो ये तक तो चुनाव नहीं कर पाएंगे कि किस सीट से उन्हें चुनाव लड़ना है, क्योंकि एक भी सीट कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में ना आप दिखा रहे हैं और ना हम मान रहे हैं कि एक भी सीट कांग्रेस को मिलने वाली है। तो ये इस तरह की बातें और छलावे की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुजरात मॉडल से भाजपा ने पूरे देश में डंका बजाया। क्या कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सहारे यूपी में अपने 3 दशक का वनवास खत्म कर पाएगी? क्योंकि प्रियंका के सामने चुनौतियों का अंबार है, जिन्हें पार करने के लिए उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। बात सीएम योगी के दिवाली संकल्प की, यूपी के कायाकल्प की, क्योंकि जहां सीएम योगी ने जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र बांटकर दिवाली गिफ्ट दिया है, तो वहीं मनरेगा के मजदूरों का बकाया देकर धनतेरस पर धन वर्षा कर दी। वहीं इसके साथ सीएम योगी ने यूपी को विकास के पथ पर नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है। जूनियर इंजीनियर्स को सीएम योगी ने दी दिवाली की सौगात। जॉब की टेंशन से मुक्ति, सीएम योगी ने बांटी नियुक्ति। धनतेरस पर मनरेगा मजदूरों को दिया बकाया भुगतान। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग के बीच सीएम योगी ने आवास विकास के जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र बांटकर उनको दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है और पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए साफ कह दिया है कि उनकी सरकार में सारी नियुक्ति बिना भेदभाव के हो रही है, जबकि पहले की सरकारों में बिना चढ़ावा दिए नौकरी पाना नामुमकिन था। ये 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है। अगर ये 4.5 लाख की वर्कफोर्स प्रदेश के विकास में अपना योगदान ईमानदारी पूर्वक करने लग जाए, कोई कारण नहीं कि हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की इकोनॉमी बनाने में कहीं पीछे रह जाएंगे। एकदम हम नंबर 1 पर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की वह एक टीम वर्क का परिणाम है। अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने अपनी सरकार के काम की भी जमकर चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि जब उनकी सरकार बनी थी तब उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था की रेस में 6ठे पायदान पर था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गया है। हालांकि सीएम योगी इससे भी संतुष्ट नहीं दिखे, क्योंकि अब उन्होंने यूपी को पहले नंबर पर पहुंचाने का संकल्प लिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था। 4.5 वर्ष के अंदर किए गए रिफॉर्म और उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम क्या है कि आज उत्तर प्रदेश 14 से उसकी रैंकिंग में सुधार हुआ, जो नंबर 2 पर है। जहां सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटकर जूनियर इंजीनियर्स की दिवाली मना दी, वहीं मनरेगा के मजदूरों को बकाया भुगतान देकर उन पर धनतेरस के दिन धन वर्षा कर दी है। मनरेगा श्रमिकों की 24 अगस्त 2021 से लंबित 657.92 करोड़ की मजदूरी का पूरा भुगतान कर दिया गया है, ताकि मनरेगा के मजदूर धूमधाम से दिवाली मना सके। इसके साथ ही कोयले की किल्लत से गहराए बिजली संकट के बीच सीएम योगी ने दिवाली पर बिजली कटौती न करने का आदेश दिया है। मतलब जूनियर इंजीनियर हो या मनरेगा मजदूर, सबको सीएम योगी ने दिवाली का गिफ्ट दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पर अब बात दिवाली त्रेता युग वाली 5वें दीपोत्सव को लेकर भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य तैयारी चल रही है। इस बार 9.5 लाख दीप जलाने की तैयारी है, जिससे पूरी अयोध्या जगमगाने लगेगी। कैसी है तैयारी, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
अब की बार दिवाली त्रेता वाली। सज गया अयोध्या धाम, आने वाले हैं सीताराम। राम की नगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। एक साथ जलेंगे 9,51,000 दीप, बनेगा विश्व रिकॉर्ड। भगवान राम की नगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। ठीक वैसी ही सजी है जैसे त्रेता में सजी थी। ठीक वैसी ही रौनक है जैसी भगवान राम के अयोध्या लौटने पर हुई थी। अयोध्या वासियों में ठीक वैसा ही उत्साह है जैसा राम राज्य में था। अयोध्या में दीपोत्सव इस बार कुछ खास है क्योंकि ये 5वां दीपोत्सव अयोध्या में बहुत भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और इस बार जो सरयू जी की आरती है वो भी कुछ खास है। देखिए किस तरीके से ये जो सरयू पर पुल बना है इसे पूरा झालरों से सजाया गया है।